अपन ने ग्रामर के जो टॉपिक हैं उसमें 4 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। एक्टिव पैसिव किया था, टेंसेस किए थे, कंडीशनल किए थे, कॉन्कर्ड किए थे। इस तरह से 4 टॉपिक तो अपन ने क्लियर कर लिए थे। 5वां टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए आपको जो रूल्स हैं वो तो मैंने लिखा दिए हैं कि क्या क्या नियम है। वो नियम फिर आपके सामने एक बार समराइज कर देता हूँ। जिसमें पहला नियम तो ये था कि रिपोर्टेड स्पीच 2 पार्ट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एक इन्वर्टेड कोमा से बाहर जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो पहला ये बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के इन्वर्टेड कोमा हटा दिए जाते हैं। दूसरा ये बताया था किसी न किसी कनेक्टिव वर्ड से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों वाक्यों को किसी न किसी, वो तो वाक्य के अनुसार, किस प्रकार का वाक्य उसके अनुसार कनेक्टिव वर्ड से जोड़ते हैं। तीसरा आपको ये बताया था कर्ता बदलने हैं रिपोर्टेड स्पीच के, जिसमें फर्स्ट पर्सन बदलता है, सेकंड पर्सन बदलता है, थर्ड पर्सन कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं। फर्स्ट पर्सन कर्ता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। प्रथम पुरुष कर्ता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, आई और वी। सेकंड पर्सन यू, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। उसके बाद टेंस बताए थे। टेंसों के अंदर आपको ये बताया था कि चारों जो प्रेजेंट टेंस है पड़ोसी पास्ट में, सिंपल पास्ट डिड वाला पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कोई सा भी क्यों ना हो शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है। और मॉडल्स बताए थे कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है, शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है। उसके बाद आपको एक्सेप्शन बताया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। और वो एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन था कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आपको ये बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य बात हो या ऐतिहासिक घटना दी हुई हो तब उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। फिर आपको ये बताया था अगला नियम कि शब्द परिवर्तन करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, और वो कौन कौन से शब्द परिवर्तन करते हैं वो आपके सामने लिखाए थे। अब आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले प्रकार के जो वाक्य हैं जिनको अफर्मेटिव कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, वो आपके सामने हल करते हैं। इन वाक्यों में सेड टू के स्थान पर तो क्या लिखते हैं, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखते हैं। बाकी तो वो रूल ध्यान रखनी है। और इन वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड है वो यूज करते हैं दैट। ये 2 चीजें तो मुख्य आपको ध्यान रखनी है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर उसको बदलेंगे तो सेड टू के स्थान पर तो क्या लिख दोगे, टोल्ड लिख दोगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड क्या काम में लोगे, दैट। अब ये देखिए अगर वाक्य में अकेला सेड है, कौन से वाक्य में, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में होता है सेड या सेड टू, और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में अकेला सेड है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तो सेड का सेड ही रहता है। और अगर सेड टू है तो इसके स्थान पर क्या चेंज कर देते हैं, टोल्ड। कई बार क्या है कि वो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में न दे करके रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जो दूसरा वाक्य होता है, जो कोमा में होता है, इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है, उसमें डाल देता है। तब तो अपन को अकेला सेड दिखाई दे तब भी अपन को क्या करना है, वहां पर टोल्ड करना। खैर ये मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपके सामने क्लियर कर देंगे। अब देखिए इसमें पहला वाक्य, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ, ए स्टोरी नाउ। अब आपको फिर ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब,
एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वो होता है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है। तो आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है। अब देखिए यहाँ पर सेड टू के स्थान पर आपको क्या चेंज करना बताया, टोल्ड, इसलिए ही, इसका आंसर लिखते हैं ही टोल्ड मी। कनेक्टिव वर्ड आपको क्या बताया है, दैट, कि कनेक्ट का मतलब जोड़ना, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से, ही टोल्ड मी दैट। और आपको जो नियम लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज करने के लिए, उसमें आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन करता है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, फर्स्ट पर्सन करता आई और वी होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के कर्ता के अनुसार, कर्ता कौन है, ही, तो आई किस में बदल जाएगा, ही में, और इज एम आर है वो वॉज वर्ब में, ही वॉज राइटिंग ए स्टोरी, और नाउ बदल गया देन में, ये भी आपको लिखा रखा है उसमें। और वॉज ऐसे हुआ कि प्रेजेंट टेंस कोई सा भी क्यों ना डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब अपने पड़ोसी पास्ट में चला जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इसका पड़ोसी पास्ट है पास्ट कंटिन्यूस। दूसरा वाक्य देखते हैं, ही सेड रीना यू आर नॉट रेगुलर इन योर स्टडीज। अब इसमें देखना वाक्य को, यू आर नॉट रेगुलर इन योर स्टडीज, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है। कौन सा, रीना यू आर नॉट रेगुलर इन योर स्टडीज। और टेंस और कर्ता सारे के सारे कौन से वाक्य के बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य के ही बदलते हैं। अब देखना, मैंने अभी ऊपर जब साधारण वाक्य शुरू किए थे तब आपको बताया था कि सेड टू के स्थान पर तो टोल्ड लिख देते हैं, लेकिन अकेला सेड हो तो अकेले सेड का मतलब है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तब तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट है तब आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, टोल्ड, और उसके ऑब्जेक्ट को इधर लाना पड़ेगा, कनेक्टिव वर्ड से पहले लाना पड़ेगा। इसमें ये कह रहा है, किससे कह रहा है, रीना से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है इसमें, तो इसका उत्तर लिखेंगे तब ही सेड का सेड नहीं रखेंगे बल्कि टोल्ड लिखेंगे। ही टोल्ड किससे कह रहा है, वो रीना से, इधर ले आए इसको, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर रीना नहीं होता तब ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन तब भी आपके ये समस्या आती कि जो सेकंड पर्सन करता होता है, यू होता है, वो पहले वाला वाक्य जिसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है नहीं तब अपन को इमेजिनरी काल्पनिक रूप से ऑब्जेक्ट मान लेना पड़ता है। तो ही टोल्ड रीना, वाक्य जुड़ गया दैट से, यू है ये सेकंड पर्सन है, इसलिए ये किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रीना के लिए क्या प्रोनाउन ले लोगे, सी वॉज नॉट रेगुलर इन, और योर संबंधवाचक विशेषण आपको वो ये फिर भी नहीं ध्यान रहे तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव, ये सारणी सामने रख लोगे तब ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई कौन सी चीज को कैसे परिवर्तित करें। ये एक्टिव पैसिव के टाइम भी मैंने लिखा है आपको, ये एस का मतलब तो हो गया सब्जेक्ट और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो ये आपको फिर दोबारा मैं लिखा रहा हूँ, वैसे एक्टिव पैसिव के जो रूल्स हैं उसमें इसको लिखाया था, और ये अगर सामने रखोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि कौन सी चीज को किस में बदलें, और आप आराम से फिर इस चीज को धीरे धीरे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि भाई इस चीज को इसमें बदलना है। जैसे अभी आपको बताता हूँ इसको बदलने वाला कि कौन सी चीज को कैसे चेंज करते हैं। एक बार ये सारे दिमाग में बैठ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए यू था, ये सब्जेक्ट के रूप में था, ये था, इसको किसके अनुसार बदला, रीना के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी रीना के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। अब दूसरी जगह योर स्टडीज को बदलना है, योर,
योर है संबंधवाचक विशेषण। अब योर देखिए कहाँ है, ये योर है। बदलना इसको किसके अनुसार है, रीना के अनुसार, यानी सी के अनुसार। तो जिस चीज को बदल रहे हो उस लाइन में जिसके अनुसार बदल रहे हो, बदल रहे हैं योर को, और किसके अनुसार, रीना के अनुसार। तो रीना के अनुसार उस लाइन में उसका क्या बन रहा है, योर के सामने है हर। तो यहां पर आ जाएगा इन हर स्टडीज। तीसरा वाक्य देखते हैं, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा थ्रू ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कहावत है, वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो जो शाश्वत सत्य बात होगी या जो प्रोवर्ब होगी उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको में कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से अपन ने पहले प्रकार के वाक्य देखे जो साधारण वाक्य कहलाते हैं, और उसमें आपको ये बताया था सेड टू है उसके स्थान पर टोल्ड करते हैं। दोनों वाक्यों के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करते हैं। अकेला सेड है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तब अपन सेड का सेड ही लिखते हैं। बाकी वो जो 5 रूल्स आपको लिखा रखे हैं वो आपको जरूर दिमाग में कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बोर्ड क्लास में तो 100% ही आते हैं, 1 या 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंपटीशन में भी आते हैं। कंपटीशन की एक्सरसाइज ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके सामने रखी जाएगी। अब अपन दूसरे टाइप के वाक्य देख रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आरवी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसमें सेड या सेड टू इनके स्थान पर ज्यादातर आस्क्ड आता है या इंक्वायर्ड भी आ जाता है। अब इसको 2 तरीके से लिखते हैं। ये दूसरा इंक्वायर्ड है, इस पहले वाला इंक्वायर्ड इसका मतलब तो पूछना भी हो जाता है, लेकिन जो दूसरे वाला IN से शुरू है इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन, जांच करना होता है किसी चीज की, जो जांच वाली चीज है उसमें। तो सेड या सेड टू के स्थान पर ज्यादातर तो आस्क्ड ही आता है, कोई कहीं कहीं इंक्वायर्ड शब्द आ जाता है। दोनों वाक्य हैं आरवी और RS, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं किससे, या तो इफ या वेदर। ध्यान रहे स्पेलिंग दूसरी है, एक तो WEATHER होता है, वो वेदर मौसम वाला होता है। इसमें चॉइस टाइप होती है, वेदर का मतलब या तो ज्यादातर इसमें कनेक्टिव वर्ड कौन सा यूज करते हैं, इफ। ये दूसरा नियम हो गया। इसमें प्रश्नवाचक वाक्यों की बात कर रहे हैं। और तीसरा है कि जो, और ये प्रश्नवाचक वाक्य ना जो इफ और वेदर से जुड़ते हैं, ये वो होते हैं जो सहायक क्रिया या क्रिया से शुरू होते हैं। सहायक क्रिया या क्रिया से क्योंकि शुरू होते हैं। फिर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया, क्रिया या मॉडल से शुरू होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य इफ या वेदर से जुड़ेंगे। और जो प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू होंगे, WH वर्ड्स से शुरू होंगे, वो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयुक्त WH वर्ड से ही कनेक्ट होंगे, WH वर्ड से ही कनेक्ट होंगे। ये दोनों प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें यही अंतर होता है मुख्य। तो दोनों प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनमें सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आ जाएगा। दूसरी चीज जो कनेक्टिव वर्ड है,
या जो कनेक्ट करते हैं, तो जो सहायक क्रिया और क्रिया से शुरू होते हैं वाक्य, वो वाक्य तो किससे जुड़ेंगे? इफ या वेदर से, या मॉडल से भी शुरू हो सकता। और जो प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड इसलिए यूज किया कि कहीं तो जैसे वाट में तो W आ गया अकेला, और हाउ में क्या आ गया? H आ गया, तो इसलिए इनको WH वर्ड कहा गया। किसी में W आ गया और किसी में H आ गया इन शब्दों के प्रारंभ में। तो आपको कनेक्टिव वर्ड का ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया या मॉडल से शुरू होते हैं, उनको अपन जोड़ेंगे इफ या वेदर से। और वो प्रश्नवाचक वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, उनको वाक्य के अंदर जो WH वर्ड आया है उसी से जोड़ देते हैं। और उसके बाद आगे क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको साधारण वाक्य में चेंज कर देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं वो आपको बता दिया। सैड हो या सैड टू हो, उसके स्थान पर आस्क्ड आता है, कहीं कहीं इंक्वायर्ड शब्द आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं अपन कनेक्टिव वर्ड, जोड़ने वाले शब्दों पे। तो जोड़ने वाले शब्दों में अभी आपके सामने चर्चा की कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वो जो सहायक क्रिया या मॉडल से शुरू होते हैं। तो जो सहायक क्रिया या मॉडल से शुरू होते हैं उनको तो अपन इफ या वेदर से जोड़ते हैं। और जो WH वर्ड से शुरू होते हैं तो उसको उस वाक्य में जो WH वर्ड आया है उसी से जोड़ देते हैं। और फिर अगला परिवर्तन ये करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्नवाचक वाक्य है उस वाक्य को अपन साधारण वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। और साधारण वाक्य में बदलने का मतलब ज्यों ही अपन ने दोनों वाक्यों को जोड़ा, कनेक्ट किया, उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। अब आपके सामने वाक्य रखते हैं। जैसे पहला वाक्य है हरी सैड टू मी, इन्वर्टेड कोमा शुरू, हैव यू डिपोजिटेड योर फी, या फीस भी लिख देते हैं। ये आपके सामने एक प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहला परिवर्तन तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं अपन? हरी आस्क्ड मी। सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड आता है, पहला जो नियम के अनुसार हो गया। अब वाक्य को अपन को क्या करना है? जोड़ना है, कनेक्ट करना है। तो आप ये देखिए वाक्य किससे शुरू है? सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया या क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य जुड़ते हैं इफ या वेदर। और ज्यादातर अपन किसका यूज करते हैं? इफ का। इफ से सेंटेंस को जोड़ दिया। उसके बाद अगले वाक्य को कैसा बनाते हैं? साधारण। तो इस वाक्य का कर्ता कौन है? यू सेकंड पर्सन है। ये पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ध्यान रखना यहाँ पर यू तो है सब्जेक्ट और मी है आपका ऑब्जेक्ट। और यू को बदलना किसके अनुसार है? मी के अनुसार। लेकिन यू सब्जेक्ट है, इसलिए देखना बदलना किसको है? यू को। किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है? आई बन रहा है। इस लाइन में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। इसलिए यहां पर आ जाएगा इफ आई हैज है, बदल जाता है हैड में। इफ आई हैड डिपोजिटेड, फिर यहां आगे देखिए योर है, ये पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव का मतलब संबंधवाचक विशेषण है, तो ये योर है। बदलना किसके अनुसार है? मी के अनुसार। इस लाइन में क्या आ रहा है इसका? माई। तो यहां पर आ जाएगा माई फीस। दूसरा वाक्य देखते हैं। शी सेड टू हिम हाउ many brothers do you have? How many brothers do you have? और यहां पर कई बार गलती कर बैठते हैं कई।
सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड, शी आस्क्ड हिम। अब इस बार ये WH वर्ड है, लेकिन इसको कनेक्ट करते इसमें बहुत स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है, बहुत और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखा, वो गलती कर बैठते हैं। क्या गलती? दोनों वाक्यों को जोड़ने की गलती कर बैठते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य उसमें सहायक क्रिया से पहले पहले का भाग, विशेष तौर पे वो प्रश्नवाचक वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उसमें सहायक क्रिया से पहले पहले का पूरा भाग है, वो जोड़ने के काम आता है, कनेक्ट करने के लिए। सहायक क्रिया इसमें क्या है? डू है। अब ये ध्यान कर लेना, इससे पहले का पूरा हिस्सा इस वाक्य के किस रूप में काम में आएगा? कनेक्टिव वर्ड के रूप में आएगा। तो इसका हो जाएगा शी आस्क्ड हिम हाउ मैनी ब्रदर्स। ये पूरा का पूरा इस वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड के रूप में काम में आ गया। अमूमन अपन क्या कर देते हैं, हाउ से जोड़ के चल पड़ते हैं, वो गलती होगी। तो ये आपको फिर मैं बता रहा हूं कि जो WH वर्ड वाले वाक्य उसमें सहायक क्रिया से पहले पहले का पूरा हिस्सा उस वाक्य को कनेक्ट करने के लिए, उस वाक्य को जोड़ने के लिए आता है। हाउ मेनी ब्रदर्स। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है? यू। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। अब ध्यान करो, हिम तो यहां ऑब्जेक्ट है, बदलना किसको है? बदलना है यू को। यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन रहा है? ही। हिम का सब्जेक्ट ही तो बन रहा है, तो यहां पर आ जाएगा ही, और है जो बदलता है हेड में। अब तुम ये कहोगे या तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि डू डज को तो अपन डिड में बदलते हैं, लेकिन वो तो तब रहता है ना डू डज डिड में जब वाक्य प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो। साधारण वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, इसीलिए तो यहां पर आपको बताया कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको साधारण वाक्य में चेंज करते हैं। साधारण में चेंज किया तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सिंपल पास्ट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म लगती है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ब की अपन ने कौन सी फॉर्म यूज की है? सेकंड फॉर्म यूज की है। अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य में चल रहे हैं, इसमें दो वाक्य तो आपके सामने रखे हैं और 3-4 वाक्य रखते हैं, उसके बाद आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला है द स्ट्रेंजर said to me can you tell me the way to the city? The way to the city, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस वाक्य पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटेरोगेटिव वाक्य है या नहीं। उसका सबसे बड़ी पहचान के लिए तो आपको अंत में क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। जो ही वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटेरोगेटिव वर्ड का मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसका जो अपन उत्तर करते हैं, द स्ट्रेंजर, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बार बार आपको बता रहा हूं, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या आता है? आस्क्ड आता है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी। अब वाक्य को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। दो प्रकार के वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से शुरू होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ये किससे शुरू है? मॉडल से। तो किससे जुड़ेगा? इफ से। इसको इफ से जोड़ दिया। इस वाक्य का कर्ता कौन है? यू। किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। वही बात है, बार बार आपको समझा रहा हूं, यू करता है, इसको बदलना किसके अनुसार है? मी के अनुसार। तो इस लाइन में इसका क्या बन रहा है? कर्ता के रूप में आई। तो इसका हो जाएगा यू का आई, कैन का कुड, टेल। फिर देखिए मी ऑब्जेक्ट है, मी कहां पर है ऑब्जेक्ट के रूप में? ये मी ऑब्जेक्ट है, बदलना इसको है। जिस चीज को बदलना उस पर टिक कर लिया करो। मी को बदलना है, किसके अनुसार बदलेगा? स्ट्रेंजर के अनुसार, यानी ही के अनुसार। तो इस लाइन में इसका क्या बन रहा है?
इस लाइन में इसका हिम बन रहा है, तो आई कुड टेल हिम द वे टू द सिटी, द वे टू द सिटी। आपको जो बदलने वाला है ना दूसरे वाक्य में, उस चीज को ये देखना है कि ये कर्ता के स्थान पर था तो उसको बदलोगे तो कर्ता ही रखोगे, और ये कर्म के स्थान पर है तो उस जगह जो चीज लेके आओगे वो कर्म के रूप में लेके आओगे। और ये आपको बताई दिया कि जो फर्स्ट पर्सन संबंधी कोई भी चीज है, चाहे कर्ता है, चाहे कर्म है, चाहे संबंधवाचक विशेषण है, वो पहले वाले वाक्य जिसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं उस वाक्य के कर्ता के अनुसार बदलता है। और सेकंड पर्सन संबंधी कोई भी चीज है वो जो रिपोर्टिंग वाक्य है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। एक और वाक्य देखते हैं, ही आस्क्ड मी। अब इसमें पहले से आस्क दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आस्क यूज कर लोगे। वेयर वर यू लास्ट नाइट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ही उत्तर लिखोगे, आस्क का आस्क आ गया, पहले से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ही आस्क्ड मी। अब ये वाक्य देखिए किससे शुरू है, WH वर्ड से, और जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है उस वाक्य को वाक्य में प्रयुक्त, प्रयुक्त का मतलब वाक्य में जो आया है, क्या आया है, WH वर्ड, उसी से उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसी से उसको जोड़ देते हैं। इसमें WH वर्ड क्या आया है, वेयर। सब्जेक्ट कौन है, यू, किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, यानी ये सब्जेक्ट है और इसको किसके अनुसार बदल रहे हैं, मी के अनुसार। तो उसका सब्जेक्ट क्या बना, इसीलिए ये सारणी आपके सामने बार बार मैं उल्लेख कर रहा हूं कि आपके कंफ्यूजन हो तो वो दूर कर लो कि जिस चीज को चेंज करना है, चेंज कौन से वाक्य में हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में। अब वो कर्ता के स्थान पर है तो उसको जिसके अनुसार बदल रहे वहां कर्ता क्या बन रहा है। अब यू है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है उस वाक्य में और इसको बदल रहा है मी जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुरूप। तो मी का सब्जेक्ट क्या दे रखा है यू वाली लाइन में, आई, तो वेयर आई। अब यहां पर देखिए गलती कर बैठते हैं, ये टेंस कौन सा, इसको पहचानने में गलती कर देते हैं। वर्ड्सवर्थ देख के अमूमन कह देते हैं पास्ट कंटिन्यूस है, जबकि ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है। ये बी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वर्ड्सवर्थ, उस रूप में प्रयुक्त हुआ है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। अब यहां पर देखो फिर क्लियर कर देता हूं, इस वाक्य में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए वेयर आई हैड बीन, लास्ट हो जाता है प्रीवियस में, प्रीवियस नाइट। अब क्लियर कर देता हूं, कोई तुमसे पूछ ले ये कौन सा टेंस है, तो तुमने तो एक ही चीज जानी है, हैड बीन को देखते ही कह देते हो या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। नहीं, कंटिन्यूस का मतलब ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इसमें देखिए हैड कहां से है, ये वर है, ये बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में काम में आती है, वो है आपका सिंपल पास्ट। इसका मतलब सिंपल पास्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कहा जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो हैड तो यहाँ पर आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीन। तो इसलिए यहाँ पर ये वर है, इसके लिए अब तीसरी फॉर्म के रूप में क्या आ गया, बीन आ गया। तो ये टेंस कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया सिंपल पास्ट को। एक और वाक्य रखता हूं आपको, हैव दे टेकन देयर लंच, आई सेड टू माई मदर। इस बार इसने क्या किया कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रारंभ में रख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का बाद में रख दिया। लेकिन आपको उत्तर लिखते समय क्रम वही रहना है, पहले कौन सा आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का, बाद में कौन सा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का। तो आई सेड टू के स्थान पर आ जाएगा आस्क्ड माई मदर, और ये वाक्य शुरू है आपका सहायक क्रिया से, इसलिए ये वाक्य किससे जुड़ेगा,
इफ से। इस वाक्य का कर्ता कौन है? दे। तो थर्ड पर्सन कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको बता रखा है इफ दे हैड टेकन देयर लंच। यहां पर थर्ड पर्सन कर्ता होने की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यह भी थर्ड पर्सन कर्ता के साथ संबंधवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वहां पर कर्ता में कोई चेंज नहीं हुआ। द पुलिस सेड टू मी डू यू नो द रॉबर। यहां पर देखिए ये सेंटेंस दूसरी टाइप का आ गया। पुलिस है तो इंक्वायरी करती है, इसलिए इसमें द पुलिस इंक्वायर्ड वो भी आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला तब ये आता है, कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब INQUIRED। और अगर पूछती है पुलिस, पूछताछ करती है, तब ENQUIRED। वाक्य को किससे जोड़ देंगे? इफ से। यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो किसमें चला जाएगा? आई। और इस वाक्य को कैसा बनाएंगे? साधारण। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा, तो साधारण वाक्य बनाएंगे तो क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। इफ आई नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू द रॉबर। इस तरह से आपके सामने दो टाइप के सेंटेंस आज हल करवाए गए, एक साधारण वाक्य और दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य तो करीब करीब आपकी जो एजुकेशन साइड है, जिसमें चाहे 9th 10th कोई सी भी क्लास हो, उसमें जरूर आते हैं।